13.1 हमारी चल रही थी और थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चंस का। और हमने यहाँ पे ये दो क्वेश्चन छोड़े थे, आपको याद हो तो 7th और 8th मैंने 9th करा दिया था क्योंकि 9th कुछ इससे मिलता जुलता हो रहा था। किससे मिलता जुलता हो रहा था? कुछ यहाँ मिलाने वाली चीज़ें थे तो यहाँ पे वो भी मिल ही रहा है एक तरीके से, चाहे वो बाहर की तरफ होता चाहे अंदर की तरफ होता, इसलिए मैंने उसके जैसा क्वेश्चन लेके करवा दिया था। 7th क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करते हैं पहले तो इसको। वो कह रहा है टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक नीचे सिलेंडर है, एक टेंट किस शेप का है? नीचे सिलेंडर है और उसके ऊपर कौन है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पे सिलेंडर की हाइट और डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर एक कोन है। ठीक है, इतने डायग्राम से भी हमें बातें समझ में आ जाएंगी, प्रॉपरली एकदम बनाने की जरूरत नहीं रहती यहाँ पे। ये सिलेंडर का और कोन का दोनों का डायमीटर वाला पार्ट यहाँ पे सेम ही होगा, और आगे शायद कहीं इस चीज़ को बता भी हो सकता है रखा उन्होंने, नहीं बताया तो फिर वो सेम ही मानना पड़ेगा यहाँ पे। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है और डायमीटर है वो है 2.1। जो हाइट है वो 2.1 है, पहले हाइट है तो यहाँ पे पहले हाइट की वैल्यू होगी, बाद में डायमीटर है तो बाद में डायमीटर की वैल्यू होगी। ठीक है, ये डायमीटर बाद में है तो डायमीटर की वैल्यू बाद में होगी, और हाइट पहले है तो हाइट की वैल्यू पहले बाद में होगी, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज़ उन्होंने किया है, और ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। तो हाइट जो है सिलेंडर की वो है भाई 2.1 मीटर, और जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, और 2.8 जो स्लांट हाइट है वो स्लांट हाइट सिलेंडर की तो होती भी नहीं है, सिलेंडर के ऊपर कौन है उसकी स्लांट हाइट की बात कर रहा है। तो ये स्लांट हाइट जो है जिसको हम नॉर्मली एल लिखते हैं वो है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टैंक कह रहा हूँ, टेंट को बनाने में, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा। जो टेंट को बनाने में कपड़ा यूज करते हैं वो कैनवास, ठीक है, वो कितना लगेगा कपड़ा, वो हमें एरिया बताना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, उस कपड़े की कॉस्ट भी निकालनी है, उस कैनवास की कॉस्ट भी निकालनी है जिससे बना हुआ है। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। वो हमें समझ में आता भी है कि जो बेस है वो कैनवास से कवर्ड नहीं करना। ठीक है जी, तो बेस को कवर नहीं करना, और ये दूसरा पार्ट, ये सिलेंडर का जो टॉप वाला पार्ट है और कौन का जो बेस वाला पार्ट है ये भी तो कवर नहीं होगा। इसको कवर करने का मतलब है कि और इसके अंदर की हवा और कम कर देना, और जिससे कि सफोकेशन और ज़्यादा होगी। ठीक है, हो सकता है टेंट में कहीं उन्होंने गड्ढे वड्ढे करे हो, कुछ विंडो वगैरह कुछ बना रखी हो कि कपड़े की ही ऐसे घुमाओ फिराओ हवा हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ बंद करने से इतनी जगह की हवा और ज़्यादा वेस्ट होगी, यानी कि जो हवा पूरे टेंट में और ज़्यादा आ सकती थी वो कम होगी। तो नॉर्मली इस जगह को भी बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो ये भी खुली रहेगी और ये बेस में भी कोई कपड़ा नहीं लगेगा, यानी कि दोनों सर्कुलर पार्ट पे कोई कपड़े का यूज़ नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा? सी एस से कौन के और सी एस से ही सिलेंडर के। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सिलेंडर के कौन के इस वाले पार्ट पे कपड़ा लगेगा, यानी कि वो है उसका सी एस से, और सिलेंडर के भी सी एस से पे कपड़ा लगेगा। अब इस तरीके से दिखाना खैर सही नहीं रहेगा, जैसा मैंने नीले वाले को पेंट करना ना, ब्लू पार्ट को जो पेंट करा है वो एक्चुअल में ऐसा दिख नहीं सकता जैसा मैंने पेंट कर दिया है। वो अगर पेंट करता हुआ दिखाऊंगा तो मेरे को ये पार्ट भी लेना पड़ेगा, और वो पीछे वाला सर्कल इसके अंदर इंक्लूड हुआ नहीं है, वो एक साइड से हमने दिखाया कि उसका जो कर्वी पार्ट है सिलेंडर का, जो घूम रहा हुआ हिस्सा है, वो पेंट कर दिया हमने। अब पेंट करने वाली बात क्यों लेके चलते हैं हमेशा, ताकि क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एरिया ऑफ कैनवास किसके इक्वल होगा? सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? अगर ये दो बात लिखी है मैंने
रट नहीं लेना, समझ के चलना कि सी एस से क्यों ले रहा हूँ मैं इसका। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आप आसानी से काम कर पाओगे इसके अंदर। तो यानी कि इसका सी एस से होता है पाई आर एल, और इसका जो सी एस से होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, लिख देते हैं दोनों का फॉर्मूला, नीचे भी लिख देते हैं। पाई आर एल सी एस सी ऑफ कौन होगा, और सी एस सी ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच। कॉमन आ गया पाई और आर। ठीक है, पाई आर दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया जी, पहले वाले के पास बच गया एल और दूसरे वाले के पास बच गया 2h। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा देते हैं। पाई की वैल्यू कुछ 3.14 तो नहीं बोली, नहीं बोली। 22.7। रेडियस कितना है, 4 डायमीटर था, डायमीटर 4 था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस की जगह 2 आ जाएगा। स्लांट हाइट जो है हमारे को दे रखी है 2.8 क्वेश्चन में ही, उसको हमें निकालना नहीं था। और 2 इंटू हाइट, हाइट वाला पार्ट किसका, ये हाइट है सिलेंडर के बारे में। ये जो h निकल के आ रहा है वो सिलेंडर का h है, तो सिलेंडर का h कितना है 2.1, तो इस h की जगह पे 2.1 आएगा। 2202 की मल्टीप्लाई कर दी 44/7, और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2.8 प्लस 4.2 आएगा 44/7, और इनको प्लस करेंगे 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, 7.0 यानी कि 7 हो गया, आसान हो गया। 44 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन टेढ़ी नहीं आई, डेसिमल में नहीं गई, वैल्यूज डेसिमल में थी लेकिन कैलकुलेशन हमारी डेसिमल में नहीं गई। चलो कोई बात नहीं, आसान हो गया हमारे लिए। तो इसका जो कैनवास का एरिया इस टेंट को बनाने में कैनवास लग रहा था उसका एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में एक बात और पूछ ली है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने 9th में ही पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, कि कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है। अगर रेट उसका जो है वो 500 रुपये के हिसाब से है पर मीटर स्क्वायर का, तो कॉस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास वो है 500 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 44 से मल्टीप्लाई, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं थी इसके अंदर। 500 इंटू 44, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, महंगा पड़ा है 22,000 रुपये का टेंट। ठीक है जी, आंसर शीट अगर खोली हुई है तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। खोली हुई है शीट 13.1 क्वेश्चन नंबर 7, 44 मीटर स्क्वायर। व्यू थोड़ा बड़ा करते हैं इसका, 44 मीटर स्क्वायर और 22,000। समझ में आया होगा, आसान था क्वेश्चन, कोई ऐसी भी कोई बात नहीं थी जो मुझे 2 बार बतानी पड़ती। मान के चलूं समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन की ओर। एट्थ क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि भाई फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। ठीक है, इसके अंदर से क्या हुआ है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर से हमने एक कॉनिकल पार्ट निकाल लिया है, यानी कि कॉनिकल गड्ढा कर लिया उसके अंदर। ठीक है, और होलोड आउट मतलब खाली कर दिया उतने को। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में डेसिमल में नहीं ले जाना, उसको राउंड ऑफ कर देना है उसको। तो कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले तो डायग्राम बनाते हैं, रफली समझना जरूरी होता है और डायग्राम बनाएंगे तो ही कुछ अच्छा समझ में आएगा। तो ये सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर कितना है, हाइट है उसकी 2.4 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है उसका 1.4 सेंटीमीटर का है। ये डायमीटर हो गया, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 1.4/2 सेंटीमीटर। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, दोनों चीजें सेम है। जो कॉनिकल पोर्शन हमने निकाला है इसके अंदर से, उसकी हाइट भी सिलेंडर की जितनी है और डायमीटर भी इसी के जितना है, और वो निकाल लिया हमने।
तो यानी कि कुछ ऐसी बात हुई है। चाहे आप ऐसे समझ लो, चाहे आप ऐसे समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो, ये चीज हमने निकाल ली है, कॉनिकल पार्ट इसके अंदर से निकाल लिया। तो अब समझो उसने क्या कहा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बचे हुए का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि ये चीज निकाल ली है, अब इसको पेंट करना है। सिलेंडर के अंदर से कौन निकाल लिया, सेम डायमीटर का, सेम हाइट का। निकालने के बाद अब सिलेंडर में क्या बचा हुआ दिख रहा है तुम्हें, उस पर कर दो पेंट। थोड़ा सा समझो इस बात को, जो इसका राउंड वाला पार्ट है सिलेंडर का, बाहर का जो राउंड वाला पार्ट है, यानी कि उसका सी एस से, उस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही रहा। गड्ढा जो दिखा वो अंदर से हो रहा है, साइड से देखूंगा तो पता नहीं चलेगा गड्ढा हो रहा है। ठीक है, जैसा कि यहां से मैंने दिखा दिया है, ये ट्रांसपेरेंट करके समझो, एक तरीके से दिखा दिया है। अगर ये वुड का होता और वो गड्ढा हो चुका होता तो हमें ये कॉनिकल पार्ट साइड से नहीं दिखता, ऊपर से जाने के बाद दिखता। तो साइड के सी एस से पे, यानी कि साइड वाले पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उस साइड वाले पार्ट को मैथ्स के अंदर बोलते हैं सी एस से, है ना। इस बात को हमने समझ लिया हुआ है। तो सी एस से और सिलेंडर पे कोई फर्क नहीं होगा, वहां पे पेंट होगा ही होगा, यानी कि वो चारों तरफ वाला गोल वाला पार्ट पे पेंट होगा ही होगा। जो नीचे वाला सिलेंडर का जो नीचे वाला हिस्सा था, ये वाला सर्कुलर हिस्सा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी वैसे का वैसे ही होगा, जिंदा होगा, वहां पे ही पेंट होगा। तो यानी कि बेस ऑफ सिलेंडर पे भी पेंट होगा, सी एस ए पे भी पेंट होगा। तो इतनी बातों को हम लिख लेते हैं। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड किसके इक्वल होगा। सारी बातें मैं लिखता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, साथ साथ लिखता जा रहा हूं। एक तो मेरे को दिख रहा है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, इस पे पेंट होगा, ठीक है, प्लस बेस पे भी पेंट होगा, ऐसे लिख दूं अभी, बेस ऑफ सिलेंडर, इस पे भी पेंट होगा। तो यानी कि यही उसके सरफेस में काउंट होगा, प्लस होगा, प्लस। अब प्लस के माइनस, अब ऊपर से जब आप देखोगे इसको, तो इसके अंदर आपको कोन की शेप का गड्ढा दिख रहा है। इसके ऊपर से अब आपको सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये सर्कुलर के साथ साथ आपको पूरा कोन दिख रहा है। लेकिन ये सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है ना, आप इस पे पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हवा में झूल रहा है इस तरीके से। गोलाई दिख रही है, लेकिन उस गोलाई पे कोई है नहीं जगह जिस पे आप पेंट कर सको। इस सर्कुलर पार्ट तो वो तो बाहर निकल चुका है, बाहर निकले हुए कोन के साथ आ चुका है वो। लेकिन इसके अंदर एक गड्ढा कोन की शेप का दिखने लगा, जिस पे भी मैं पेंट कर सकता हूं। और वो कौन सी शेप क्या थी, कोन था, और कोन का कौन से वाला हिस्सा था, उसका सी एस ए। इस बात से सहमत हो कि जब आप ऊपर से देखोगे इस सॉलिड को, कोन निकाल लेने के बाद, तो इसके अंदर भी कोन की शेप बन जाएगी, और उस कोन की शेप का कौन सा हिस्सा दिख रहा होगा, उसका सी एस से दिख रहा होगा, जहां पे तुम पेंट कर सकते हो। हाँ जी, बात समझ में आई सभी को, बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। कौन सा बच्चा जिसको बात समझ में नहीं आई, जिस बच्चे को बात समझ में नहीं आई वो हाथ खड़ा कर सकता है। तो सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। यहां पे अब ये भी मालूम है कि सिलेंडर के अंदर भी और कोन के अंदर भी हमें रेडियस और हाइट का यूज कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो क्या सबकी रेडियस और हाइट वाला पार्ट सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए कोई सी आर और कोई सी एच में मेरे को कोई कंफ्यूजन है नहीं। कंफ्यूजन है कोई भी ऐसी कि कोई चीज हमें नहीं मालूम? रेडियस हमें मालूम है, दोनों की रेडियस की जगह आर लेटर में यूज कर सकता हूं, क्योंकि दोनों पार्ट की रेडियस वाला पार्ट सेम है। हाइट वाला पार्ट अगर कहीं पे दोनों का यूज होना होता तो दोनों की एच की जगह पे सेम एच वैल्यू आएगी, तो सेम एच लिखूंगा। लेकिन जब हम सी एस से ऑफ कौन निकालेंगे तो वहां पे एल का यूज होगा, और एल मुझे कहीं ना कहीं निकाल लेना चाहिए। पहले मैं फॉर्मूले वाला पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं एल को अलग से निकाल लूंगा। बेस ऑफ सिलेंडर किस क्या होता है जी? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस से ऑफ कौन। सर दोबारा बता देना, मेरा वाईफाई चला गया था। सी एस से ऑफ कौन पाई आर एल। भाई इस पे पेंट करना है कौन निकाल लेने के बाद, तो मैंने चीजें बताई हैं। एक तो सी एस से ऑफ सिलेंडर पे पेंट होगा, सिलेंडर का सी एस से वैसे का वैसे ही रहेगा। अंदर से कौन निकला है, बाहर से तो कुछ नहीं निकला ना, बाहर का पार्ट तो वैसे का वैसे गोल पड़ा हुआ है। तो वो सी एस से ऑफ सिलेंडर पूरा का पूरा सलामत है, साबुत है, उस पर पेंट होगा। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर हमारे पास रहेगा इसके सरफेस एरिया में, रिमेनिंग सॉलिड के। बेस वाले पार्ट पे भी कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि यहां तक का एक पॉइंट मात्र ही निकला होगा, अगर निकला भी होगा तो, लेकिन वो
पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ पड़ा ही होगा एक्चुअल में जहाँ पे पेंट हो सकेगा, तो रत्ती भर भी बेस पे भी फर्क नहीं पड़ा, बेस वाले पार्ट पे भी पेंट होगा, तो बेस ऑफ सिलेंडर भी हमने इंक्लूड करा लिया, दो चीज़ें इंक्लूड करा ली, ये और ये। अब जो सिलेंडर था उसके ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको कैसी शेप अंदर नजर आ रही है रौनक? हाँ जी सर। ऊपर से जब आप इसको देखोगे तो आपको कैसा गड्ढा नजर आएगा इसके अंदर, किस शेप का गड्ढा नजर आएगा? कौन शेप? कौन शेप का गड्ढा नजर आएगा। तो क्या उस कौन शेप वाले गड्ढे पे आप पेंट कर सकते होगे? सर थोड़े थोड़े पार्ट पे। पूरे पार्ट पे कर सकोगे? थोड़े पे क्यों कर पाओगे? पूरे पे पेंट करोगे, स्प्रे मार दो, हर तरफ पेंट चला जाएगा जहां जहां तक जा सकता है, ठीक है। और वो कहां तक जा कौन तो सकता सर निकालना है ना बाहर। है? कौन को निकाल तो दिया, लेकिन उसके अंदर भी तो कॉनिकल शेप दिख रही होगी। अच्छा। तो उसके कौन सी जगह पे पेंट हो रहा है एक्चुअल में? उसके भी सीएसए पे पेंट हो रहा है। जो बाहर निकला हुआ कौन है उसका जो सीएसए होगा वैसी शेप तुम्हारे को सेम अंदर भी दिख रही है, और उस पे भी पेंट हो सकता है। यानी कि बाहर निकले हुए कौन का जो सीएसए होगा वो उस सॉलिड के अंदर भी वैसा ही कौन बन चुका होगा सेम, जिस पे तुम पेंट कर सकते हो। तो सीएसए ऑफ कौन भी आपको लेना है, तो वो भी मैंने ऐड करा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तीनों के फॉर्मूले लिख दिए। एच भी मालूम है, आर भी मालूम है, पाई हमें पता ही होता है, टू की वैल्यू कब क्या बताया जाएगा। सिर्फ कंफ्यूजन है इस एल के लिए, तो एल को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ कहीं पे, तो कहीं पे क्या मैं साइड में ही कर लेता हूँ। तो मुझे रिलेशन मालूम है, एल स्क्र आर स्क्र प्लस एच स्क्र के इक्वल होता है, एल मिसिंग है, स्क्वायर रूट हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1.4 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 2.4, ये रहा 2.4 हाइट। तो डेसिमल में ले जाने से अच्छा है मैं पॉइंट को हटा के किसी और तरीके से काम कर लूँ। तो 14 अपॉन में 20 ऐसे लिख देता हूँ इसको, और ये 24 अपॉन में 10 ऐसे लिख देता हूँ इसको, ताकि मेरे को पॉइंट वाली पंगे में ना पड़ना पड़े। अब चाहो तो कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लो। 14 का स्क्वायर हमें मालूम है 196 होता है, 200 का स्क्वायर 400 होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है ये मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं कर रहा हूँ 24 और 24 की मल्टीप्लाई, तो आया 576। हाँ मुझे ऐसा कुछ लग तो रहा था, लेकिन मैंने जान के लिखा भी नहीं, मैंने कहा गलत ना हो जाए। और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। आगे एलसीएम ले लेते हैं, 400 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 196 का 196 रहेगा, यहाँ पे इसको 576 को और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ गया 2304, 2304। अब इसके अंदर 196 प्लस करा देता हूँ, तो आ गया 2500। तो कोई लास्ट वाला आउटपुट जो वो खतरनाक नहीं आया कि अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। इसका मतलब 2500 का रूट कितना होता है, 25 का रूट होता है 5, और 2 जीरो का मतलब कि 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, तो 50 बन जाएगा ऊपर। और ऐसे नीचे 4 का रूट कितना होता है 2, 4 का रूट होता है 2, और बाद में 2 जीरो का मतलब 100 हो गया, और 100 का रूट कितना होगा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, तो बाद में 0 से 0 कट गया, तो 5/2। एल की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, और डेसिमल में करना तो 2.5। कैलकुलेशन कोई खतरनाक नहीं है, आप करके देखना एक बारी, बाद में नहीं समझ में आएगी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पता चल गया, एल भी पता चल गया। अब काम कर देते हैं। अब तीनों में पाई है, अगर मैं अलग 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 सॉल्व करता तो अलग 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 मेहनत करनी पड़ती, कॉमन लेके करना हमेशा फायदे का सौदा है। तो पाई भी कॉमन है, तीनों में पाई आ रहा है, और तीनों में देख रहे हैं आर भी आ रहा है, पाई आर सब में कॉमन है, पाई आर पाई आर पाई आर, लेकिन बीच वाले में आर 2 बार है, तो 1 बार आर बचेगा, इस चीज को ध्यान रखना। बच्चे कहते हैं देखो जी नीला वाला पार्ट तो आपने कॉमन निकाल लिया, भाई इसमें आर की पावर 2 भी तो है, इसका मतलब आर 2 बार है, 1 आर बाहर निकाला, तो 1 आर जिंदा बचा हुआ है वो रखेंगे अंदर। हाँ, तो पाई और आर कॉमन आया, इसमें बच गया 2h, इसमें बच गया 1 आर ये स्क्वायर वाली की वजह से, और इसमें बच गया एल। बस अब लगा दो वैल्यूज। पाई की जगह पे कुछ नहीं बोला उन्होंने, 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी थी 1.4 थी, तो इसका ये पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दिया, तो 14/20, अभी मैं 14/20 ही लिख रहा हूँ। 2 हाइट की वैल्यू कितनी थी जी 2.4, 2.4 का पॉइंट हटाता हूँ तो 24/10 आ जाएगा, तो मैं इसको 24/10 लिख देता हूँ। रेडियस की वैल्यू 14/10 लिख देता हूँ, और एल की वैल्यू 5/2 आई है अभी यहाँ नीचे 5/2, ठीक है। अब इसकी करते हैं कैलकुलेशन। तो 7 से 14 कट गया, चलो जी 2 पे, 2 से 20 कट गया 10 पे, तो अभी बाहर तो लिख दिया 22 और 10। यहाँ पे क्या होगा, कैसे लूँ इसको, ऐसे काटने का फ़ायदा नहीं है, 2 से 10 कटने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, इसका कंबाइन एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर 24 और 2 ही बच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 48, यहाँ 14 का 14,
और यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 आएगा। 22/10 प्लस कर लेते हैं, 5 और 4 9, 9 और 8 8 16 और 1 17 होता है। ठीक है, एक बचा, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, 87/10 आ गया। तो क्या होगा, अब काटने पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे का 1 10 तभी कटेगा जब दो से भी ऊपर 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऊपर 11 बना दूं नीचे 5 बना दूं फिर 50 से डिवाइड करता रहूं। बेटर है कि 22 और 87 को मैं मल्टीप्लाई करा लूं, 22 और 87 को। 22 और 87 की ही है ना मल्टीप्लाई, हाँ 87 की मल्टीप्लाई करा लो तो 1914 आ जाएगा। 1914 अपॉन में 100 आया, 100 से डिवाइड करना कोई खतरनाक काम है नहीं। 19.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इतना लिखो, या अगर वो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा था तो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। किधर है जी, ये इन्होंने 18 सेंटीमीटर क्यों दिया है भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है हमारी? 19.14 आया ना, 18 पॉइंट कुछ थोड़ी ना आया। एक बार फिर से देख लूँ, आंसर तो उनका सही है, 18 नहीं आना चाहिए फिर, यहाँ तो कहीं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए हैं हम शायद से। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 2πRh पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, पाई आर कॉमन आया, पाई और आर की वैल्यू यही थी ना यार, 14 डायमीटर था, रेडियस के लिए 2 से डिवाइड करा, पॉइंट हटाया 0 आया, 14/20, 14/20 आया, 7 से काटा 2 पे, 2 से काटा 10 पे, यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं कोई गलती कर दी मैंने? सर आपने सेकंड वाले जो स्टेप है जहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करी है वहाँ पे 14/20 की जगह 10 लगा दिया। हाँ सही पकड़े आप, यहाँ पे 20 आना था। तो इसको अब मैं ऐसा कहता हूँ 2 से काट लेता हूँ, ताकि नीचे 10 ही बन जाएगा वापस से, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 7 माइनस कर दूंगा तो 80 आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना कुछ। तो मल्टीप्लाई करा लेंगे इसको, तो अरे इरेजर है तो सही हमारे पास। सेवन ही आना है, और यहाँ पे 80 आना है। तो यार 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसके पास है, 17 के पास है 18 के पास है, क्योंकि ये 50 से बड़ी वैल्यू है लास्ट वाली, तो ये 18 के करीब जा रहा है, इसलिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अगर ये 50 भी होता तब भी ये 80 नहीं लिखना पड़ता, अगर 50 से एक कम होता यानी कि 49 होता, ऐसे होता 17.49, तो ये किसके नियर था, 17 के, तब आंसर 17 होता। और अगर ये 50 या 50 से बड़ा कोई भी नंबर होता 17 के बाद, तो ये इसमें एक प्लस करना ही पड़ता, पॉइंट के बाद जो भी, पॉइंट से पहले जो भी नंबर था उसमें एक प्लस करना ही पड़ता। ठीक है, समझ गए होगे? हाँ, तो क्या आंसर लिखना जरूरी है? अब जैसे हमारे पॉइंट में हम यू का यूं छोड़ के नहीं आ सकते? क्वेश्चन देखो ना आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने बोला है, अदरवाइज में पॉइंट में ही छोड़ के आता। अगर वो ये वाली बात नहीं लिखेंगे तो फिर पॉइंट में ही छोड़ के आना है आपने। ठीक है।